नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे त्रिपुरा में चुनाव से पहले हिंसा के मामले, सरकार ने टाला आदिवासी समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने का सवाल और झारखंड में 11 फरवरी को रेल रोको आंदोलन के साथ ही छत्तीसगढ़ से आदिवासी आरक्षण से जुड़ी जरूरी खबर। एमबीबी पोल में आदिवासियों के फर्जी प्रमाण पत्र से जुड़े मामले पर करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जनजातीय मंत्रालय ने आदिवासी समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने के सवाल पर साधी चुप्पी, नहीं बताई संख्या। मध्य प्रदेश में आदिवासियों ने की 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा, विस्थापन, पलायन और बेरोजगारी से त्रस्त। छत्तीसगढ़ आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट ने राजभवन से मांगा जवाब, 2 हफ्ते में देना होगा जवाब। त्रिपुरा में बढ़े चुनाव से जुड़े हिंसा के मामले, ग्रामीणों ने किया सड़क पर चक्का जाम। पूर्व बीजेपी सांसद सालखन मुर्मू ने दी जैन तीर्थ स्थल को तोड़ने की धमकी, अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन की घोषणा। एमबीबी पोल में फर्जी आदिवासी प्रमाण पत्र मामलों की बढ़ती संख्या और इस समस्या पर करेंगे चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और ये खबर है संसद के बजट सत्र में उठे आदिवासी सवाल की। संसद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने केंद्र के पास लंबित अनुसूचित जनजाति के दर्जे के अनुरोधों की संख्या पर पूछे गए सवाल को टाल दिया। लोकसभा में ओडिशा से कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका ने पूछा था कि ऐसे कितने मामले केंद्र के पास लंबित हैं। कांग्रेस सांसद के सवाल पर जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने सीधा जवाब देने के बजाय जनजातियों की शेड्यूलिंग के लिए जटिल प्रक्रिया का हवाला दिया और कहा ऐसे कई प्रस्ताव हो सकते हैं जो विभिन्न स्तरों पर जांच के अधीन रहते हैं। सप्तगिरी उलाका उन कई विपक्षी सांसदों में से थे जिन्होंने पिछले शीतकालीन सत्र में सरकार से बार बार सवाल किया था कि एसटी सूची में केवल चुनिंदा समुदायों को शामिल क्यों किया गया, जबकि इस तरह के कई अनुरोध लंबित हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जिनकी पहले ही सिफारिश की जा चुकी थी। आपको बता दें, पिछले 3 सालों में 4 जनजातियों को एसटी सूची में जोड़ा गया है। इनमें झारखंड की पुराण जनजाति, त्रिपुरा में दारलोंग की उपजनजाति और तमिलनाडु में नारी कोरवन और कुरीविकरण शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 6 समुदायों को 3 जिलों में एसटी घोषित किया गया था, जबकि अरुणाचल प्रदेश और झारखंड की 2 जनजातियों को एसटी सूची से हटा दिया गया है। हालांकि असम के सांसद अब्दुल खालिक के सवाल पर जनजातीय मंत्रालय ने टालमटोल कर दी। सांसद ने असम की कोच राजवंशी और 5 अन्य समुदायों ताई अहोम, चुटिया, मटक, मोरन और टी ट्राइब जनजाति को एसटी सूची में शामिल करने के प्रस्ताव की स्थिति पर केंद्र से जवाब मांगा था। वहीं जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा सोमवार को लोकसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से पता चला है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वर्तमान में अपनी क्षमता से 50% कम लोगों के साथ काम कर रहा है। एसटी पैनल में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, जिनमें से 2 एसटी समुदाय से होनी चाहिए, इनका प्रावधान है। लेकिन वर्तमान में इनमें सिर्फ एक अध्यक्ष और एक सदस्य कार्यरत है। अन्य सभी पद पिछले 3 साल से खाली हैं। और अब मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जल जंगल जमीन के लिए सैकड़ों आदिवासियों ने 75 किलोमीटर का रास्ता तय किया। 30 जनवरी को नारायणगंज मंडला से चले ये आदिवासी शुक्रवार यानी 3 फरवरी को जबलपुर पहुंचे और कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना दिया। अपने इलाके में मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते ये आदिवासी इतनी लंबी पैदल यात्रा कर प्रशासन के सामने गुहार लगाने पहुंचे थे। धरना दे रहे मंडला जिले के आदिवासियों ने कहा कि बरगी बांध के निर्माण में उनके घर और जमीन पानी में समा गए। उनको सरकारी मदद के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग का मंडला और डिंडोरी जिला एक आदिवासी इलाका माना जाता है जो 5वीं अनुसूची में आता है। मंडला और डिंडोरी के पास ही करीब 40 साल पहले नर्मदा नदी पर जल आपूर्ति के लिए बरगी बांध बनाया गया था, जिसमें हजारों लोग विस्थापित किए गए थे।
लेकिन इतने साल बाद भी शिवराज सिंह सरकार इन्हें बिजली, पानी और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं देने में भी नाकाम साबित हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस विधायक अशोक मरसकोले ने किया था और इस मामले पर चर्चा करने के लिए इस वक्त वो खुद हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपने 5 दिनों में 75 किलोमीटर की यात्रा की। किन मुद्दों को आप उठाना चाह रहे थे इस यात्रा में और किन मुद्दों को आपने रखा? जन विकास यात्रा मकसद था जन जन का विकास, हमारे मंडला जिले, हमारे क्षेत्र का विकास। मुद्दे कुछ इस प्रकार के थे। कई वर्षों से जल जंगल ज़मीन से रिलेटेड कई विषयों पर जिससे हम प्रभावित थे, उनके हक और अधिकार की हम मांग करते आए थे, पर लगातार वर्षों से अनदेखी की जा रही है। सारा संसाधन है, पर उसका उपयोग हमारा नहीं करने की वजह से हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से पलायन हो रहा है, जिस प्रकार से बेरोजगारी है, और जिन प्रोजेक्ट से हम लोग विस्थापित हुए थे, उसका पहले का जो वादे, पहले के हक अधिकार भी हमारे पास नहीं आ पाए थे। बहुत बड़े लेवल पर कई वर्षों तक हम लोगों ने मुख्यमंत्री से लेके तो कलेक्टर सबके पास में ज्ञापन भी दिए, लेकिन शायद समझ से परे था कि उन पर या उन बिंदुओं पर ना कभी क्या समीक्षा हुई, नहीं हुई। बहुत एक हम लोग तकलीफ भरे उस पे रहे और अंततः हमने निर्णय लिया कि क्यों ना हम अब की बार एक यात्रा जिसका एक मैसेज जाएगा प्रदेश से लेके देश के बीच में, और हमारे जो मुद्दे होंगे, एक जो कमिश्नर चूँकि डिविजनल हेड होता है, उनके माध्यम से जब विभागीय अधिकारियों के पास जाएगा, प्रश्न जाएगा कि आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई ठीक से, तो इसी मकसद से हम लोग 75 किलोमीटर की यात्रा किए थे कि हम कमिश्नर साहब के पास में जाएं, 1 to 1 एक जो हमारे जो विषय हैं उन पर हम चर्चा कर सकें और उस माध्यम से एक ज्ञापन भी हो जाए। अशोक जी, आपने कहा कि आप पलायन, विस्थापन और बेरोजगारी मुक्त मंडला चाहते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपकी प्राथमिकता पर है? ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा जो क्षेत्र है बेसिकली जल जंगल और ज़मीन के एक प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, और चूँकि इन्हीं संसाधनों की उपलब्धता होने की वजह से हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, जिसमें कान्हा किसली का एक वन उद्यान है, बरगी बांध, मनेरी औद्योगिक क्षेत्र, हालोन परियोजना, फैन अभ्यारण्य, ये सब आए। इनमें बड़े लेवल पर विस्थापन हुआ, लेकिन विस्थापन के बाद में जो पुनर्वास की जो नीति, उसका पालन नहीं होने की वजह से जो हानि हुई है, या जल संसाधन बरगी डूब क्षेत्र में जो मत्स्य उत्पादन जो होना चाहिए था, जो मत्स्य पालन का जो अधिकार वहाँ के लोकल लोगों को मिलना चाहिए था, मछुआरा समाज को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल के ठेकेदारों के माध्यम से ये सब कार्यवाही हुई है। तो कुल मिला के जो वादे, जिस पानी जो डूब क्षेत्र तकरीबन मंडला ज़िले में 100 किलोमीटर अंदर तक का डूब क्षेत्र है मंडला ज़िले में, उस पानी का उपयोग हम सिर्फ दर्शन मात्र के लिए कर पाते हैं। उसका उपयोग हमारे खेत खलिहानों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। एक बहुत बड़ी लेवल की है। यही वजह है कि जहां हम विस्थापित रहे हैं और चूँकि उन संसाधनों का फ़ायदा हमें नहीं मिल पा रहा है, तो मजबूरी में वो बेरोजगार लोग पलायन के लिए मजबूर होते हैं और साथ में प्रताड़ना भी उससे जुड़ी हुई है। इसीलिए हम लोगों ने जल जंगल ज़मीन और जीवन के स्वायत्त अधिकार के तहत पलायन, विस्थापन और बेरोजगारी मुक्त मंडला की हम कल्पना कर रहे हैं कि इनका संसाधन का उपयोग या इनके संसाधन हमारे लिए उपयोग में आए तो काफ़ी हद तक ये दूर हो सकता है। अशोक जी, आपका जो इलाका है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आपने कहा कि आदिवासी जो हैं वो विस्थापन, पलायन और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार आदिवासी विकास के बड़े बड़े दावे करती है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिया क्या जा रहा है और उसका प्रचार क्या किया जा रहा है, इसकी ज़मीनी सच्चाई बहुत अलग है। कभी अगर ऐसा अवसर दिखे, कभी ऐसा लगे, तो मैं आपको मंडला आमंत्रित करता हूं दिल्ली से, आप आएँ
ताकि दिल्ली की सरकार भी चेते कि मध्य प्रदेश की सरकार की कथनी और करनी में क्या अंतर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर हमारे ज़िले में, और ये लगभग सब ट्राइबल ज़िलों की ऐसी ही स्थिति है, जो संसाधन है, चाहे अपार वन संपदा की बात कर लें, जल संसाधन और उसके उपयोग की बात कर लें, चाहे हम टीएसपी के साथ आने वाले जो बजट की बात कर लें जो केंद्र के माध्यम से आती है, उसका सीधे तौर पे बंटाढार हुआ है। जो बजट आता है जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में, जो 5th शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स में जो होने चाहिए, उस पर नहीं होके, और ये विभागीय फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से वो बजट को पहले से ही दूसरे विभागों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक बहुत बड़ा लॉस है। जो हक है 5th शेड्यूल एरियाज़ का, जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो बजट आता है, उसका उपयोग नहीं उन क्षेत्रों में हो पाता है। एक और उससे बड़ी बात बता दूं, ट्राइबल डिपार्टमेंट या एससी डिपार्टमेंट के नाम टीएसपी जिसको हम बोलते हैं, या एससी का जो बजट होता है, इस जो बजट आया ट्राइबल विभाग में आया या एससी डिपार्टमेंट में आया, स्टेट लेवल पे हमने उसकी समीक्षा की। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो थोड़ा सा आया, जो जिसमें से अधिकांश स्कॉलरशिप होता है, कुछ सैलरी का पार्ट होता है, ये सैलरी, स्कॉलरशिप और कुछ स्पेशल कुछ चीज़ों को अगर हटा दिया जाए, 25 से 30% से ज़्यादा खर्च नहीं हो पा रहा है, और अल्टीमेटली वो लैप्स होता है। तो जो बजट, जो वेलफेयर की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के प्रमोशन की बात कर रहे हैं, स्कूलों में या हॉस्टल्स में या किसी भी एक योजनाओं में, कि जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो होना चाहिए था, जिस बजट का आप 30 से 40% खर्च ना कर पाए, और नए आप बड़े प्रोजेक्ट लाने की बात कहाँ कर पाओगे जिस बजट को खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे मान सकते हैं कि वेलफेयर के लिए काम आ रहा है। सरकारें सिर्फ दिखावा कर रही हैं, सैलरी के लिए खर्च कर रही हैं। जो बजट आता है, जो केंद्रीय बजट आता है, जो हक है 5th शेड्यूल एरियाज़ के लिए, उसका सही मॉनिटरिंग ना राज्यपाल महोदय के माध्यम से हो रही है, न टीएसी के माध्यम से इस पे कोई काम हो पा रहा है। एक सरासर धोखा है, एक छलावा है। मैंने भी कई बार राज्यपाल महोदय के ऊपर भी मैंने बातें कही, विधानसभा में कहा है। एक 5th शेड्यूल जो एरियाज़ का जो संरक्षक जो होता है, बेसिकली राष्ट्रपति जी के माध्यम से, राज्यपाल जी के माध्यम से होता है, पर अपनी जो भूमिका होना चाहिए डेवलपमेंट प्लान का, राज्यपाल महोदय जी ने अपनी भूमिका कभी नहीं निभाई है। नहीं तो आज जो मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए जो तरस रहे हैं, बेरोजगार हैं, पलायन के लिए मजबूर हैं, शिक्षा की जर्जर स्थिति, स्वास्थ्य की जर्जर स्थिति, ये, और साथ में प्रताड़ना भी जुड़ी रहती है। कोरोना के समय का आप आंकड़े देखेंगे कि कितना बड़े लेवल पर पलायन होता है। उस पलायन के साथ में जो प्रताड़ना जो जुड़ी है, उसको आप अगर कभी स्टडी करने का मौका मिले तो मतलब जो देखेगा सुनेगा, उनकी रूहें कांप जाएंगी। अशोक जी, कितनी उम्मीद है आपको कि इस यात्रा के बाद अब प्रशासन आपकी मांगों को सुनेगा और उस पर कोई कार्रवाई करेगा? देखिए, एक बहुत इमोशनल फैक्टर भी है और सभी चीज़ें जुड़ी हैं कि 75 किलोमीटर की यात्रा करके हम कमिश्नर साहब से मिलने गए, और उन 75 किलोमीटर में आप एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, 60 साल से ऊपर के करीब 75 से 80 लोग थे, और उसमें से 75 साल के ऊपर 70 साल से ऊपर के कम से कम 15 से 20 लोग थे। वो अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित थे। कोई तो हमारी बातों को समझे। जब जिला स्तर पर किसी प्रकार की कोई मॉनिटरिंग, कोई प्लान नहीं बन पा रहा है, हमारे जो ज्ञापन हैं वो जब कूड़े की थैली में रखा जाते हैं, कहीं पहुंच नहीं पाता है, जिला के विभागीय अधिकारी अगर कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहे, जो हमें साफ साफ तौर पे दिखता है, तो एक प्रशासनिक मुखिया जो डिवीज़न लेवल पे कमिश्नर बैठे हुए हैं, ये एक बजट का समय है, हम अपनी बातें अगर रखते हैं, 1 to 1 हमने हर बिंदु पर उनसे चर्चा की, बहुत विश्वास से उनसे चर्चा की। उन्होंने भी उस बात को माना कि ये जेन्युइन सब मुद्दे हैं,
कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली प्रोजेक्ट प्लानिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। जब ये बात कमिश्नर को भी पता है, तो चूंकि कलेक्टर उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं और प्रशासनिक मुखिया होता है, किसी भी विभाग की समीक्षा कमिश्नर साहब कर सकते हैं। तो इस बजट के समय पर अगर विभागों से अगर ये बात कहते हैं कि ये जो लेगेसी है क्यों है, ये हमारे ट्राइबल एरियाज़ क्यों पिछड़े हैं, क्यों हमारी तक ये ज्ञापन और ये पदयात्री जिले के पदयात्री संभाग में क्यों आके हमसे मिल रहे हैं, इस पे कोई बात बनती है और ये बात आगे बढ़े, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ हम लोगों ने पदयात्रा की। और हम हम मानते हैं कमिश्नर साहब ने जिस प्रकार की बातें सुनी हैं, 1 to 1 बातें सुनी हैं, हमारी उन सब बातों को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी ही उम्मीद हम कर सकते हैं। आपको उम्मीद है कि अब शायद जो शासन है वो आपकी मांगों को सुनेगा, लेकिन आपने खुद कहा था कि कई सालों से आप इस मांग को उठा रहे हैं और प्रशासन इसे नज़रअंदाज कर रहा है। क्या लगता है आपको, अगर सरकार ने इस बार भी आपकी मांगों को नहीं सुना तो क्या करेंगे आप? देखिए, अगला स्टेप जो है भोपाल भी है और दिल्ली दूर नहीं है और चुनाव का वक्त है। सरकारें जो कि आज ट्राइबल्स को केंद्र में रख के चल रही हैं, ट्राइबल्स के नाम पर बहुत बड़ी बड़े वादे कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी हितैषी होने की बातें कह रही हैं और अगर या तो वो गूंगी बहरी होंगी तो हमारी बातें वहाँ तक नहीं जाएंगी, उसका परिणाम भी जनता उनको देगी। पर हम चाहते हैं कि अगर ट्राइबल केंद्र में है तो ट्राइबल अपने हक और अधिकारों की मांग कर सकता है। सदन में नहीं मिल रहा है तो रोड पे करना पड़ेगा। और ये एक विधायक नहीं, विधायक तो एक पार्टी का हो सकता है एक कैंडिडेट के रूप में, लेकिन जब विधायक बनने के बाद में एक जिम्मेदारी पूरी जनता की होती है, कौन कहाँ किससे क्या है, लेकिन उस क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए जनता के साथ में आप रोड पे भी लड़ सकते हो। व्यक्तिगत रूप से सदन का पावर जो है वो कर रहे हैं, पर अगर मांगे पूर्ति नहीं हो पा रही है, प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही नहीं हो रही हैं, तो एक बहुत बड़ी मजबूरी हमारी है कि कहीं ना कहीं रोड पे हमको उतरना पड़ेगा और आवाज़ देना पड़ेगा। अब यह अलग विषय है कि वो आवाज़ प्रदेश की सरकारें सुनना चाह रही या नहीं सुनना चाह रही है। फिर वो जब हमसे कोई बात की पुकार करेंगे आने वाले समय में, चाहे वो चुनाव का ही समय हो, तो फिर जनता उसका जवाब देगी। और अब मध्य प्रदेश से चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले पर राजभवन से जवाब मांगा है। सोमवार को आरक्षण से जुड़ी 2 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। आरक्षण के मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट हिमांग सलूजा के साथ ही राज्य सरकार ने भी याचिका दायर की थी। याचिका पर जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई और अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बहस की। उन्होंने तर्क दिया कि विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल सिर्फ सहमति या असहमति दे सकते हैं, लेकिन बिना किसी वजह के बिल को इस तरह से लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता। कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। आपको बता दें, राज्य सरकार ने 2 दिसंबर को विधानसभा में विधेयक पारित कर आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 76% कर दिया था। इसके तहत छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, ओबीसी के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 13% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4% आरक्षण हो गया है। विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित होने के बाद राज्य सरकार ने इस बिल को राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक ना तो राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर किया है और ना ही इन बिलों को सरकार को वापस भेजा है। और अब छत्तीसगढ़ से चलते हैं झारखंड। झारखंड में पारसनाथ विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। मरांग बुरु को लेकर आदिवासियों का आंदोलन जारी है। पूर्व सांसद और आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर दावा करने के लिए 11 फरवरी को अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। सोमवार को धनबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घोषणा की
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पारसनाथ में जैन मंदिर को आदिवासियों को वापस नहीं करने पर कथित रूप से ध्वस्त करने की धमकी भी दी। आदिवासी सिंगल अभियान 17 जनवरी से मरांग बुरू बचाओ भारत यात्रा कर रहा है और जिसके तहत 5 राज्यों के 50 जिला मुख्यालयों पर विरोध रैलियां आयोजित की गईं। सोमवार को ये यात्रा धनबाद पहुंची, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में सालखन मुर्मू ने कहा, हम लोग 17 जनवरी से आंदोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद अभी तक किसी भी सरकारी एजेंसी ने हमारी मांगों को नहीं सुना है, इसलिए हमने 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग मरांग बुरू को आदिवासियों को वापस नहीं लौटाते हैं तो वो जैन मंदिर को ध्वस्त करने पर विचार करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से सर्वदलीय वार्ता बुलाने और विवाद को हल करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन की भी मांग की। वहीं आदिवासी छात्र संघ ने भी इस आंदोलन को समर्थन करने की बात कही है। आपको बता दें, जैन समुदाय के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने पारसनाथ पहाड़ियों में पर्यटन को बढ़ावा देने के झारखंड सरकार के कदम पर रोक लगा दी थी। सरकार के इस फैसले पर आदिवासियों ने नाराजगी जताई थी। आदिवासियों का मानना है कि पारसनाथ पहाड़ दरअसल उनके मरांग बुरू यानी सर्वोच्च देवता का स्थान है। और अब बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही हिंसा के मामले भी बढ़ गए हैं। अब राज्य में टिपरा मोथा के समर्थक 15 लोगों को जबरन हिरासत में लेने का मामला सामने आया है। पश्चिम त्रिपुरा जिले के एक सिमना निर्वाचन क्षेत्र में कल ये गिरफ्तारियां हुई। इसके बाद इलाके के लोगों में रोष फैल गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने अगरतला से खोवाई जाने वाली सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान भीड़ ने वहां प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बिना किसी शिकायत के जबरन लोगों को हिरासत में ले लिया है। ग्रामीणों ने कहा कि जब उन्होंने पुलिस से मामला जानना चाहा तो पुलिस ने कहा कि हमें नहीं पता, हमें ऊपर से आदेश हैं। Police have arrested them without any reason. Till that we don't know what is the reason for their arrestment. Why they have arrested them? So we need the answer from the police. Why they have arrested them? Until and unless we got our people, we will not open our road blockage. इससे पहले शनिवार को ही त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण कुमार दिनकर राव गिट्टे ने कहा था कि 18 जनवरी को विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में चुनाव पूर्व हिंसा के कम से कम 36 मामले दर्ज किए गए हैं। शनिवार को ही राज्य में सीपीआईएम के 2 बूथ कार्यालयों में कथित तौर पर तोड़फोड़ की खबरें सामने आई थी। खबरों के मुताबिक खोवाई और उनाकोटी जिलों के सत्तारूढ़ बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा शनिवार शाम को तोड़फोड़ की गई, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने फर्जी आदिवासी प्रमाण पत्र मामले में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को पेश होने का अल्टीमेटम दिया है। उन्हें 9 फरवरी को आयोग के सामने पेश होने को कहा गया है। फर्जी आदिवासी प्रमाण पत्र का मसला सिर्फ महाराष्ट्र राज्य तक सीमित नहीं है, इसलिए इस मामले पर आयोग को हस्तक्षेप कर देश के सभी राज्यों में इस समस्या का अध्ययन कराना चाहिए, तभी इस समस्या का निदान संभव हो पाएगा। आपकी राय क्या है? इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा यानी 95% लोगों ने माना कि ये आदिवासी बहुल राज्यों में बड़ा मुद्दा है, जबकि 3% लोगों के मुताबिक ये इतना बड़ा मसला नहीं है। वहीं 2% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आदिवासियों के लिए आरक्षित नौकरियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित मामले में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को तलब किया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव को 9 फरवरी को आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा है। आयोग ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित मामले में उसकी सिफारिशों का पालन नहीं करने और इस संबंध में तथ्यों का ब्यौरा
और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर यह कार्रवाई की। दरअसल राले गांव के विधायक अशोक उइके ने 27 मार्च 2022 को एनसीएसटी में शिकायत करके आरोप लगाया था कि राज्य में कई लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नौकरियां हथिया ली हैं, जिसके बाद एनसीएसटी ने 25 अप्रैल 2022 को नोटिस जारी कर और 1 सप्ताह के भीतर तथ्यों का ब्यौरा और रिपोर्ट मांगी थी। ये मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आती रही हैं। साल 2020 में ही छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के साथ 750 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी पकड़े गए थे। वहीं कर्नाटक में भी ऐसे 1000 मामले दर्ज किए गए थे। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अकेले महाराष्ट्र में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने पिछले 4 दशकों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। हालांकि ऐसे मामलों में अपराध के लिए सजा बहुत कम बार ही मिल पाती है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2017 में ये कहा था कि उन लोगों को कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती है जिन्होंने रोजगार सुरक्षित करने के लिए झूठे जातिगत दस्तावेज जमा किए थे। इसके बावजूद राज्य सरकारों ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की है। ये एक बड़ी समस्या है। ऐसे में ये जरूरी है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान ले और उचित कार्रवाई करे। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट में आज आपको बताएंगे महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग के बारे में। वारली पेंटिंग एक आदिवासी कला है जो उनकी धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक मान्यताओं से जुड़ी है। वारली आदिवासी समुदाय के विवाह में आज भी चौक यानी परंपरागत तरीके से दीवार पर देवी देवताओं की पेंटिंग बनाई जाती है। अब ये पेंटिंग सिर्फ महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र या फिर वारली आदिवासियों की पहचान नहीं है, बल्कि अब भारत के सभी आदिवासी समुदायों की पहचान से ये पेंटिंग जुड़ चुकी है। अब इस काम के लिए कलाकार बुलाए जाते हैं। पहले ये काम घर की औरतें ही कर लेती थी। आज वारली पेंटिंग लोकप्रिय हो रही है और कैनवास से लेकर साड़ियों तक पर यह पेंटिंग की जा रही है। लेकिन कैनवास और आधुनिक साड़ियों, टी शर्ट या फिर दूसरे कपड़ों पर की जाने वाली पेंटिंग और शादी ब्याह में दीवारों पर होने वाली पेंटिंग में कई बारीक फर्क होते हैं। शादी में जो पेंटिंग दीवार पर बनती है वो इन आदिवासियों की धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी है, जबकि कैनवास और साड़ियों या दूसरे कपड़ों पर जो पेंटिंग बनाई जाती है वो उनकी आम जिंदगी और परिवेश को दिखाती है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के कई आदिवासी गांवों में वारली आदिवासी समाज में कई बदलाव देखने को मिलते हैं। मसलन अब वारली पेंटिंग करने वाले लोग कम हो रहे हैं। हालांकि इस कला पर यह समुदाय काफी गर्व करता है, इसलिए वारली पेंटिंग को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। अगर आप हमें कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।